जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 83 रिवीजन क्लास है हमारी, थर्ड रिवीजन क्लास है आज। चलिए, पहली क्लास में हमने चैप्टर 2 और 3 कवर किया, दूसरी क्लास में 4 और 5, और आज हम 6 और 7 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमारा रिलेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, और चैप्टर 7 जो है वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनमें पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट नहीं भी होता लेकिन फिर भी हो जाता है, यानी वो बाय लॉ क्रिएट करता है। एक इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 8 इनका लॉजिकल रिलेशनशिप है। चैप्टर 6 का टाइटल है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और चैप्टर 8 है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो चैप्टर 6 है ये है कॉन्ट्रैक्ट का एंड है, गुड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ये है। और जो चैप्टर 8 है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलेट करता है प्राइमरीली बैड एंडिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, ख़त्म हो जाए तो उस वक्त क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 8 इन दोनों में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट की एंडिंग हो रही होती है, लेकिन नॉर्मली चैप्टर 6 रिलेट करेगा कि हैप्पी एंडिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, परफॉर्म कर दिया गया। और चैप्टर 8 डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर सिचुएशन कौन सी डिस्कस हुई हैं, जिनमें कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, छोटे छोटे दूसरे कंसर्ट्स भी है, लेकिन मेन थीम दोनों चैप्टर्स का ये है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 और 7 कवर करेंगे, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कल की रिवीजन क्लास होगी इंशाल्लाह इसमें हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी का टॉपिक जो है इसको रिवाइज करेंगे, 2 चैप्टर्स। इन 2 चैप्टर्स के माइंड मैप्स आपको मिल गए थे। जो 8 और 9 के माइंड मैप्स होंगे इंशाल्लाह कल आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप रिवीजन कराइएगा बुक में से, ठीक है। माइंड मैप्स कल की क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आज हमने 2 चैप्टर जो कवर करने हैं वो है, एक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस का मतलब हम समझ, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता ही है क्या है। परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? परफॉर्मेंस कहते हैं जब प्रॉमिसर अपना जो उसने प्रॉमिस किया होता है उसको फुलफिल करता है, पूरा करता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस को पूरा करे। आपको पता है 2 टर्म्स हम बोलते हैं, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। ठीक है, जो कि पहले जब इनिशियली एग्रीमेंट जब नहीं हुआ होता तो इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑफरर और ऑफरिंग, लेकिन जब एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉमिसर और प्रॉमिस। प्रॉमिसर का मतलब कौन बंदा जिसने कुछ ना कुछ काम करना है, और प्रॉमिसी का मतलब कौन जिसके लिए काम किया जाएगा। जैसे अगर कोई गुड्स डिलीवर करनी है तो प्रॉमिसर का मतलब वो बंदा जिसने गुड्स को डिलीवर करना है, और प्रॉमिसी का मतलब वो बंदा जिसको गुड्स डिलीवर की जाएंगी। और अगर पैसे अदा करने हैं तो प्रॉमिसर का मतलब वो पर्सन जिसने पैसे अदा करने हैं, और प्रॉमिसी का मतलब वो पर्सन जिसने पैसे रिसीव करने हैं, रिसीव करने हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट का आधा हिस्सा होगा ना, आधा हिस्सा, यानी जब गुड्स को डिलीवर करने की बात आएगी तो उसमें प्रॉमिसर कोई और होगा, प्रॉमिसी कोई और। लेकिन जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगी उसके बाद जब पैसे अदा करने की बारी आएगी तो फिर वो रोल चेंज हो जाता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल प्रॉमिसर का मतलब क्या? वो बंदा जिसने कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म करना है, और प्रॉमिसी का मतलब जिसके लिए एक्ट परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस का मतलब हमने समझ लिया। जब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस फुलफिल करे उसे कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की 2 टाइप्स हैं, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। ए ने बी को गुड्स डिलीवर करनी थी, ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दी, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिसर ने प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश की लेकिन प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। यानी ए चीज़ें सामान लेके बी के गोदाम में गया, बी की शॉप पे गया, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये चीज़ें रिसीव नहीं करूँगा। यह है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नाम से जाहिर है अटेम्प्टेड, कोशिश की गई परफॉर्म करने की, कोशिश की गई परफॉर्म करने की, लेकिन एक्चुअली परफॉर्म नहीं हो सका। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी है जो एग्जाम में अक्सर यूज़ करता है, वो क्या है? टेंडर। ये वो वाला टेंडर नहीं है जो अखबार में इससे आ रहा था ना, टेंडर नोटिस, वो वाला टेंडर नहीं है। टेंडर का मतलब ये भी होता है गुड्स किसी को के सामने रखना, प्रेजेंट करना।
ठीक है, टेंडर का एक मतलब ये भी होता है प्रेजेंट करना। तो परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कोशिश की गई लेकिन एक्चुअली परफॉर्मेंस नहीं हुई। एक्चुअली परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लाजमी नहीं हमेशा प्रॉमिसर करे। ये प्रॉमिसर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉमिसी भी कर सकता है। प्रॉमिसर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और प्रॉमिसी भी कर सकता है। ये है ब्रीच। अगर ड्यू डेट आ जाए और प्रॉमिसर गुड्स लेके ना पहुंचे प्रॉमिसी के पास, ड्यू डेट आ जाए, प्रॉमिसर गुड्स लेके प्रॉमिसी के पास ना पहुंचे, यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर। और अगर ड्यू डेट पे प्रॉमिसर चीजें लेके प्रॉमिसी के पास पहुंच गया, प्रॉमिसी ने चीजें रिसीव करने से इनकार कर दिया, यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसी। इस चैप्टर में दोनों डिस्कस हुए हैं, इस चैप्टर में दोनों डिस्कस हुए हैं, ब्रीच बाय प्रॉमिसर भी, बाय प्रॉमिसी भी। गेस कीजिए ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ये ब्रीच किसकी तरफ से है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसी। उसने कहा था मैं ये चीजें वसूल करूंगा, उसने वसूल करने से इनकार कर दिया। प्रैक्टिकली ये इस वक्त होता है जब चीज की कीमत कम हो जाए तो बायर कहता है यार मुझे तो बाजार से सस्ती मिल रही है, मैं तुमसे क्यों महंगी खरीदूं। प्रॉमिसर कहेगा भाई एग्रीमेंट किया तुमने इसलिए महंगी खरीदो मेरे से। वो कहता है नहीं नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं, भाग जाओ। तो यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसी। और अगर ड्यू डेट पे चीजें प्रॉमिसर ने डिलीवर ही नहीं की, ये क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर। अच्छा जरा चैप्टर में मुझे ढूंढ के बताइए किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर डिस्कस हुआ है? इस चैप्टर के अंदर किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हुआ है? वो डिसाइड में तो बहुत से ब्रीचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीचेस भी डिस्कस हुई यार। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में, हाँ 7 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्क समझ आ रहा है? ठीक है, यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसी। प्रॉमिसी ने वसूल करने से इनकार कर दिया। लॉ कहता है अब आगे क्या होगा डिपेंड करता है कि ये टेंडर ऑफ गुड्स था, गुड्स या सर्विस था, या टेंडर ऑफ मनी। डिपेंड करता है टेंडर ऑफ गुड या सर्विसेज था या टेंडर ऑफ मनी। अगर टेंडर ऑफ गुड या सर्विसेज था तो इसका मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन स्टार्ट में ही था। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली गुड्स पहले होती है बाद में अमाउंट वगैरह पे होती है। तो अब इसकी लायबिलिटी नहीं, अब प्रॉमिसर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। इसने मजीद अब इन चीजों को दोबारा डिलीवर, ये कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए वाइडेबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर। वो चाहे तो उसको रिसेंड कर ले, चाहे इसको इन्फोर्स करवा ले, चाहे रिसेंड कर दे चाहे, लेकिन इन एनी केस इन एनी डैमेजेस क्लेम करवा सकता है। क्योंकि आने जाने का जो भी ट्रक, जो भी गाड़ी लेके आया, रेंज करवाया, उसके ऊपर उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस तो लगे होंगे ना। तो डैमेजेस क्लेम इन एनी केस कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये वो लादा डिसीजन करेगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव करवाना है या रिसेंड करना है, ये डिसीजन लादा, और डैमेजेस क्लेम करने का डिसीजन लादा करेगा। भाई ऐसा ही है। और अगर ये टेंडर ऑफ मनी है तो इसका ये मतलब है कि अब उससे पैसे अदा नहीं करने। भाई टेंडर ऑफ गुड्स में तो यही था कि अब गुड्स डिलीवर करना लाजमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। अगर आप इसको रिसेंड करते हैं तो गुड्स डिलीवर करना लाजमी नहीं है, लेकिन टेंडर ऑफ गुड्स में है। टेंडर ऑफ मनी में ऐसा नहीं है। टेंडर ऑफ मनी में कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, पार्टी स्टिल लायबल टू पे है। हाँ, अब क्या होगा, डिले की वजह से इंटरेस्ट नहीं होगा, नो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी डिले की वजह। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? कि प्रॉमिसर ने टेंडर किया, ऑफर किया परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को, प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कहानी हमने बतानी है, यानी टेंडर ऑफ गुड आर सर्विस इज रिफ्यूज तो क्या होगा, और टेंडर ऑफ मनी इज रिफ्यूज तो क्या। दो हिस्सों में कहानी लेके जानी है। कब? जब प्रॉमिसी रिफ्यूज करेगा चीजों को एक्सेप्ट करने से। अब इसके साथ ही जोड़ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 भी कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं।
और अगर प्रोमिसर ड्यू डेट पे गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर ना करे, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं है। अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। अब की बार एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर, वो सॉरी प्रोमिसी, इधर प्रोमिसर था। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, यानी प्रोमिसी की मर्जी है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अब इन्फोर्स करवाए, चाहे रिसेंड कर ले, लेकिन इन एनी केस उसके पास राइट है क्या, डैमेजेस क्लेम करने का, क्योंकि डिले की वजह से हो सकता है उसको नुकसान हुआ। और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? नहीं। टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, लेकिन प्रोमिसी के पास एक राइट तो है क्या, डैमेजेस क्लेम करने का, प्रोवाइडेड वो नोटिफाई करता है, प्रोवाइडेड वो नोटिफाई। ये दोनों केसेस आपने सामने रखने हैं। एक है प्रोमिसर ने गुड्स डिलीवर की, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक है प्रोमिसर ने गुड्स डिलीवर ही नहीं की टाइम पे। अगर प्रोमिसर ने गुड्स डिलीवर की, यानी टेंडर वाला केस है, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहानी दो हिस्सों में जाएगी। टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस और है, टेंडर ऑफ मनी का केस और है। टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विसेज में अब उसकी लायबिलिटी नहीं, खत्म, और वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। टेंडर ऑफ मनी के केस में लायबिलिटी स्टिल है, लेकिन अब उसने डिले पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रही। और अगर प्रोमिसर ही ड्यू डेट पे गुड या सर्विस डिलीवर नहीं करता तो डिपेंड करता है, कहानी दो समझ जाएगी, टाइम एसेंस है या नहीं। अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है प्लस डैमेजेस, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो वैलिड है, लेकिन अब डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। अगर प्रोमिसी गुड्स को एक्सेप्ट करने से, गुड या सर्विस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, यानी टेंडर को एक्सेप्ट ना करे, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसके लिए जरूरी है टेंडर के सारे एसेंशियल्स पूरे हों, टेंडर के सारे एसेंशियल्स पूरे हों। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ठहर जाएं, टेंडर को हम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, टेंडर को हम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, पक्की बात है? ऑफर की ना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा हूं, उसने एक्सेप्ट नहीं की, दूसरे बंदे ने, उसने कहा तो सर ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे भी पूछ सकता है। तो जब वो कहे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये ना पढ़ाए हमें। मैं कहा कहाँ पढ़े हैं? सर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में पढ़े हुए हैं, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में पढ़े हुए हैं, क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और है, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और है। एसेंशियल्स ऑफ, जिस तरह एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और कंसेप्ट है, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बताया था ना। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में किसके एसेंशियल लिखने हैं? ऑफर के। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर में किसके एसेंशियल लिखने हैं? एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स लिखने हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में ऑफर के एसेंशियल लिखने हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में ये सिर्फ ऑफर से आपने वो ऑफर वाले एसेंशियल नहीं लिख देने। समझ आ रही है? टेंडर का मतलब क्या है कि एक बंदे ने ऑफर किया कि सर ये गुड्स या सर्विस मैं आपके दरवाजे पे ले आया हूं, दूसरे ने कहा ले जाओ वापस। वो कह रहा है वैलिड टेंडर होगा तो फिर ये ब्रीच समझी जाएगी बाय प्रोमिसी, लेकिन अगर ये वैलिड टेंडर नहीं है तो ये ब्रीच समझी जाएगी बाय प्रोमिसर। जैसे प्रोमिसर चीजें तो ले आया, उसकी दुकान की बजाय उसके घर पे ले आया। अब उसने तो इनकार करना ही करना है। उसने कहा था मुझे आप दोपहर के 12 बजे लेके आना, वो रात के 12 बजे ले आया। वो उधर कौन सी, तो वो फोन कर रहा हो भाई दुकान खोलो आके, मैं घर में पड़ा सो रहा हूँ, मैं कैसे आके दुकान खोलूं, कोई डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करनी, भाग जाओ। अब बताइए इसमें क्या प्रोमिसी का कसूर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है हमें ये कंसेप्ट समझ आया कि टेंडर के कुछ एसेंशियल्स भी होने चाहिए, तभी हम उसे वैलिड टेंडर समझेंगे। अगर एसेंशियल में से एक चीज भी मिसिंग है, इसका मतलब यह है कि अब कसूर प्रोमिसी का नहीं, प्रोमिसर का है।
अब कसूर प्रोमिजरी का नहीं, प्रोमिजर का है। तो वो कौन कौन से एसेंशियल्स है? अनकंडीशनल, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो तय पाया ना उसके मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन, मजीद कोई कंडीशन ऐड ना करे। जैसे एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होती है ना, ठीक है, उसी तरह टेंडर भी अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि मजीद कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई हैं वो तो होंगी, मजीद कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी। फिर एट स्पेसिफाइड रीजनेबल टाइम, टेंडर कब डिलीवर होना चाहिए? पहले जो टाइम एग्री हुआ स्पेसिफाइड, और अगर स्पेसिफिक टाइम एग्री नहीं हुआ भाई, अच्छा अगर एग्री ही हुआ है रात के 12 बजे आना है तो फिर 12 बजे वो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एग्री ही नहीं हुआ टाइम, इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, तो फिर डिलीवरी कब होगी? और रीजनेबल क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है। नॉर्मली रीजनेबल का मतलब होता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, भाई ठीक है। और फिर एट स्पेसिफाइड प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेस स्पेसिफाई कर दी गई उस पे डिलीवरी दे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया गुड्स को घर डिलीवर करना है तो घर करे, फिर शॉप पे नहीं डिलीवर करना। शॉप पे लिखा गया तो शॉप पे डिलीवर करे, घर पे नहीं करना। लेकिन अगर प्लेस स्पेसिफाइड ही नहीं है तो फिर अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे टाइम में और प्लेस में फर्क है। टाइम में ये कहता है कि अगर टाइम एग्री नहीं हुआ ना तो प्रोमिसर खुद से डिसाइड कर ले रीजनेबल टाइम क्या होगा, जो भी उसके टर्म एंड जो नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक है, और उस टाइम पे रीजनेबल टाइम पे गुड्स डिलीवर कर। ठीक है, रीजनेबल टाइम यानी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लेस के केस में पूछने की जरूरत है। प्रोमिसर पूछेगा भाईजान कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया आपने, ये नहीं बताया चीजें कहाँ डिलीवर करनी है, बताए जरा चीजें कहाँ डिलीवर। और अब प्रोमिसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल प्लेस बताए, कि वो प्लेस बताए, लेकिन प्लेस कौन सी हो? रीजनेबल। वो कहे चांद पे गुड़ मुझे पहुंचा दो उधर, क्योंकि रेट बढ़ गया ना, वो ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट से बचे। उसने कहा नहीं तय पाया ना प्लेस कौन सी, चांद पे पहुंचाओ। वो कहते हैं नहीं, लॉ कहते हैं नहीं रीजनेबल। और अगर प्रोमिसर कहे नहीं भैया ये तो रीजनेबल प्लेस नहीं है, प्रोमिसर कहे नहीं रीजनेबल प्लेस है, झगड़ा हो गया, डिसाइड कौन करेगा रीजनेबल प्लेस है कि नहीं? कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगा, झगड़ा हो जाए जब भी। तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस का रूल समझ आ गया। तो टेंडर कब डिलीवर करना है? रीजनेबल टाइम पे। ठीक है, स्पेसिफाइड और रीजन। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो रीजनेबल टाइम पे। और रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है इसके एग्जांपल में? बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स के दरमियान। और स्पेसिफाइड प्लेस, और अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं की तो वो प्रोमिसर कॉल करे, मस्ट अप्लाई फॉर स्पेसिफिकेशन। और प्रोमिसरी की जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल प्लेस बताए। और अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो रीजनेबल प्लेस क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, और ये केस टू केस वेरी करता है। टू प्रॉपर पर्सन मतलब जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी को, या उसके कहने पे जिसको वो कहे, ठीक है। यानी अगर वो कहता है मेरे एजेंट को, मैं तो भाई घर में उधर दुकान पे मेरा एम्प्लॉय बैठा होगा मैनेजर, उसको डिलीवर कर दो, डिलीवर कर देंगे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, यानी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन डिलीवर करना है सामान को, अपनी तरफ से मजीद कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगानी। स्टूडेंट कह लेगा सर इधर कह रहे हैं कंडीशन है, इधर कह रहे हैं अनकंडीशनल है। ये वो कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पा गई है, और यहां पे कह रहा है उसके अलावा नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, चेक कर लो भाई। होल ऑब्लिगेशन, जितना सामान हमने मंगवाया सारे का सारा हो ना, ये ना आधा अभी आ रहा है और आधा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तय पाता है कि आप 3 टाइम पे डिलीवर करेंगे सामान को, ठीक है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक डिलीवरी होगी।
लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय नहीं पाया तो फिर सारे का सारा सामान एक ही दफ़ा में डिलीवर करना है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डेविएशन हो जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजर डेविएशन नहीं होनी चाहिए। होल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है, जिस तरह गुड्स या सर्विसेज होल डिलीवर करनी है, उसी तरह अमाउंट भी तो पूरी की पूरी पे करनी है। ठीक है, ये अगर आप देखें ना तो मेरा ख्याल है ये सारे तकरीबन टेंडर ऑफ गुड्स से रिलेट कर रहे हैं। ये वाला टेंडर ऑफ मनी से रिलेट कर रहा है कि जो मनी है वो सारे के सारे पैसे देने, और लीगल टेंडर जो पाकिस्तान में करेंसी चलती है। ये एसेंशियल्स हैं किसके? टेंडर के। ठीक है, तो परफॉर्मेंस की कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक्चुअल और टेंडर। टेंडर का, एक्चुअल का मतलब क्या है? गुड्स डिलीवर करनी थी, कर दी। और टेंडर का मतलब क्या? गुड्स डिलीवर करनी थी, लेके गए भी, उसने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अगर तो ये वैलिड टेंडर है ना तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिस ही है। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो फिर गलती कर दी। डिपेंड करता है टेंडर ऑफ गुड सर्विस है कि टेंडर ऑफ मनी। एग्जाम में हमेशा करना ना बताया टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विस है, तो आपने दोनों ऑप्शन को डिस्कस करना। अगर टेंडर ऑफ गुड एंड मनी है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर, और इन एनी केस वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर टेंडर ऑफ मनी स्टिल लायबल, लेकिन डिले की वजह से इंटरेस्ट की पेमेंट। लेकिन इसके लिए शर्त है क्या कि प्रॉमिसर ने वैलिड टेंडर की एसेंशियल्स को पूरा किया हो। पूरा किया, और एसेंशियल्स क्या है वो हमने पढ़े। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एसेंशियल कौन सा वाला? जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। स्पेसिफाइड आ रीजनेबल टाइम और इसमें अप्लाई वाली बात आ गई ना समझ? अप्लाई करें। हु कैन परफॉर्म, कौन परफॉर्म कर सकता है? अब इसमें एक केस है सिंगल प्रॉमिसर का। भाई कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें एक केस है सिंगल प्रॉमिसर का और एक केस है जॉइंट प्रॉमिसर का। प्रॉमिसर सिंगल भी हो सकता है, प्रॉमिसर जॉइंट भी हो सकते हैं। ए ने बी से पैसे लिए, अब ए ने पैसे अदा करने हैं बी को। सिंगल प्रॉमिसर ए और बी दोनों ने मिलके सी से पैसे लिए, ए और बी दोनों भाई थे फॉर एग्जांपल। अब ए और बी कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर। नॉर्मली पार्टनरशिप जब किसी बैंक से लोन लेती है तो पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर, वो है जॉइंट प्रॉमिसर। लेकिन इस कंसेप्ट को पार्टनरशिप के अलावा अलग से भी टेस्ट किया जा सकता है कि जब 1, 2, 3 एक से ज्यादा लोग वादा करें मिलके कि हम ये पैसे अदा करेंगे या हम ये काम करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाता है? जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है, 2 कॉन्ट्रैक्टर ने मिलके गवर्नमेंट से वादा किया हम ये मोटरवे बनाएंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्टर क्या हैं? जॉइंट प्रॉमिसर फॉर एग्जाम्पल। तो सिंगल प्रॉमिसर जॉइंट प्रॉमिसर का फर्क समझ आ गया आपको? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह सिंगल प्रॉमिसी और जॉइंट प्रॉमिसी भी होता है, लेकिन उस तरफ नहीं लेके जाते, वो उसने नहीं डिस्कस किया, क्या जरूरत है जाने की। सिंगल हु कैन परफॉर्म, जो प्रॉमिसर था वो खुद करेगा परफॉर्म, प्रॉमिसर करेगा या कौन करेगा? अच्छा, उसके बिहाफ पे, मैं कह रही हूँ उसकी बीवी उसके बिहाफ, हाँ उसके बिहाफ पे प्रॉमिसर खुद करेगा, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या उसके बिहाफ पे कोई एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क है? अगर वो खुद अपनी जिंदगी में किसी से कहे कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम एजेंट, और अगर वो मर जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रॉमिसर हिमसेल्फ ही परफॉर्म करेगा, कोई एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली एग्री किया गया हो कि ये प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा।
तो वो प्रोमिजर ही परफॉर्म करेगा, वो फिर थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती, वो एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉर्मल केसेस हैं जैसे गुड्स वगैरह को सेल करना, नॉर्मल हमेशा वो तो एग्जाम में डिसीजन कर लेंगे। नॉर्मली जो गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनमें एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पार्टीज परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें नॉर्मली प्रोमिजर हिमसेल्फ ही परफॉर्म करता है। प्रोमिजर की डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, क्योंकि सर्विस तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज है ना, नॉर्मली ऐसे होता है। ये समझ आया हु कैन परफॉर्म? ये था सिंगल प्रोमिजर का केस। इसमें खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है वो कौन सा केसेस हैं जिनमें थर्ड पार्टी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्जाम्पल है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट या जब स्पेसिफिकली एग्री हो। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल दे सकते हैं? आर्ट वर्क पहले था, मैरिज बाद में था। अच्छा मैरिज पहले है, चलें ठीक, अगली दफा चेंज करा दें। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस इन जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस में रूल्स क्या हैं? पहला, भाई सारे प्रॉमिसर मिलके परफॉर्म करेंगे, सारे प्रॉमिसर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अब ये जॉइंटली और सेवरली का रहता है मतलब समझाया था ना। जॉइंटली का मतलब क्या है? ऑल और लायबल, किसी को भी पकड़ सकते हैं आप कि भाई आओ आके पैसे अदा करो। सेवरली का मतलब क्या है? सारे के सारे पैसे उसी से निकलवा सकते हैं। ईच प्रॉमिसर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर जॉइंट प्रॉमिसर में से एक की डेथ हो जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड प्रॉमिसर अलोंग विद अदर जॉइंट प्रॉमिसर ये परफॉर्म करेंगे। और अगर कोई डिफॉल्ट कर जाए, उसका शेयर सारे इक्वली, जॉइंट प्रॉमिसर इक्वली। लेकिन याद रखें वो इक्वली सेटलमेंट आपस में करेंगे। एक्सटर्नल पार्टी स्टिल उनमें से किसी को भी, बाकी जिंदा को भी पकड़ के कह सकते हैं सारे के सारे पैसे तुम दो। और याद है आपको ये हमने कोई कैलकुलेशन भी की थी, कैलकुलेशन की थी ना हमने बोर्ड में कि ये अगर इसका डिफॉल्ट हो गया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। और अगर एक पार्टी ने अपने शेयर से ज्यादा पे कर दिया जॉइंट प्रॉमिसर में, क्योंकि यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने पढ़ा है सारे के सारे पैसे एक जॉइंट प्रॉमिसर निकलवा सकते हैं। अगर किसी एक ने अपने शेयर से ज्यादा, तो वो दूसरे से रिकवरी कैसे करवाएगा? वो कैलकुलेशन की थी ना हमने, इक्वली वाली। इफ रिलीज, अगर बैंक किसी एक पर्सन को जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर देता है, प्रॉमिसी किसी जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर देता है। रिलीज करने का मतलब क्या है? जाओ तुमसे पैसे नहीं मांगता, बाकी दो से मांग लूंगा पैसे, तुमसे नहीं मांगता। तो इसमें दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट था बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर लायबल हैं, और दूसरा पॉइंट था रिलीज्ड प्रॉमिसर इज आल्सो लायबल टू जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर अगर अपने शेयर से ज्यादा हिस्सा देते हैं तो वो रिलीज्ड वाले प्रॉमिसर को कहेंगे निकाल भाई इधर पैसे रख हमारे, ठीक है। और फिर जॉइंट प्रॉमिसी का भी उसने एक कंसेप्ट बताया था। जॉइंट प्रॉमिसी सारे के सारे इकट्ठे होके पैसे मांगेंगे। जॉइंट प्रॉमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस टुगेदर। ये है ना, बस लॉ का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। प्रॉमिसर के केस में कहता है एक भी पकड़ा जाए ना उससे सारे पैसे, उससे पूरे का पूरा प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिसी के केस में कहता है कि जॉइंट प्रॉमिसी है ना, तो जब सारे मिलके पैसे नहीं मांगेंगे ना, आपने पैसे नहीं देने। जॉइंट प्रॉमिसी टुगेदर कैन डिमांड परफॉर्मेंस। जॉइंट प्रॉमिसी अलग अलग इंडिविजुअल कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। यानी अगर जॉइंट प्रॉमिसर भी है, जॉइंट प्रॉमिसी भी है, जॉइंट प्रॉमिसी इकट्ठे कहीं जा रहे हैं, एक जॉइंट प्रॉमिसर नजर आया, उसको पकड़ के कह सकते हैं भाई पैसे निकाल सारे। और अगर जॉइंट प्रॉमिसर कहीं जा रहे हैं शहर पे, एक जॉइंट प्रॉमिसी आया, उसने उनसे कहा भाई सारे मिलके मेरे पैसे दो, भाई बाकियों को लेके आओ, जब तक उनको लेके आएगा हम निकल जाएंगे। जॉइंट प्रॉमिसी और जॉइंट प्रॉमिसर में फर्क है, ठीक है भाई। ये रूल्स क्लियर हुए परफॉर्मेंस के।
अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड परफॉर्मेंस, और हमने पढ़ा रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब आगे चलते हैं। टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो हमने टाइम एंड प्लेस तो वैसे पढ़ भी लिया। टाइम एंड प्लेस हमने पढ़ भी, कोई बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा वैसे टाइम एंड प्लेस लिखा भी नहीं हुआ, मेरा हाल इधर पढ़ लिया इसलिए नहीं लिखा हुआ। टाइम एंड प्लेस का रूल तो पता है ना? नहीं मैं भूल गया। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? स्पेसिफाइड टाइम। इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, प्लेस का रूल क्या है? स्पेसिफाइड प्लेस। इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, प्रोमिसर मस्ट आस्क, और प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल प्लेस बताए। बट ठीक है, अब आ गया ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल कैसे? ये हाँ दो ऐसे ए बी, हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिस का मतलब ए ने प्रॉमिस किया बी से और बी ने प्रॉमिस किया ए से। हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। आप एग्री करते हैं? नहीं मैं नहीं करता। एक्सेप्शंस भी है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है ना, उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होंगे, सिंगल प्रॉमिस होगा। वरना बाकी जितने भी एग्रीमेंट हैं, उनमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगे। और भाई मुझे बताएंगे मैं अगला सवाल क्या पूछने लगा हूं? हाँ जी शाबाश शाबाश, माइंड मैच हुआ। बताओ शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कंप्लीटेड गिफ्ट। अरे मुझे सबसे पहले वो बताओ जो ICAP सबसे ज्यादा पूछता है। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फिर टाइम पार्ट डेट, फिर चैरिटी, फिर कंप्लीटेड गिफ्ट। अच्छा चैरिटी और कंप्लीटेड गिफ्ट में क्या फर्क है भला? चैरिटी और कंप्लीटेड गिफ्ट में क्या फर्क है? कंप्लीटेड गिफ्ट में हम वो चीजें अगले बंदे को ट्रांसफर कर चुके हो। चैरिटी में वादा किया होता है, अभी चीजें दी नहीं होती। अगर उसके बिहाफ पे उसने एग्रीमेंट कर लिया तो उसकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी कितनी? जितनी लायबिलिटी इनकर हुई है उससे ज्यादा नहीं। ये एग्रीड अमाउंट की नहीं। एग्रीड अमाउंट आर कॉन्ट्रैक्टेड लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, ये था ना। तो ये नॉर्मली रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। अब यहां पे हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले कौन वादा पूरा? ए ने बी से कहा भाईजान मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, बी ने ए से कहा मैं आपको 10 लाख रुपया अदा करूंगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है ये डिपेंड कर, वो यही समझा कह रहा है। प्रॉमिस जो है ना ये देखा जाएगा। प्रॉमिस किस तरह के? कुछ प्रॉमिस होते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि दोनों एक ही टाइम पे काम, तो इसका मतलब है ये कंकरेंट प्रोमिसेस हैं। नॉर्मली सेल और परचेज के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नॉर्मली वो कंकरेंट होते हैं। ठीक है, ऑन दी स्पॉट आप चीजें वो पेमेंट करते हैं और आपके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाते हैं। कंकरेंट प्रोमिस का रूल ये है, अगर पार्टी ए तैयार है ना अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तो पार्टी बी को पूरा करना चाहिए अपना, वरना पार्टी बी ना करे। ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ गाड़ी का, ड्यू डेट पे ए गाड़ी लेके आया ही नहीं, वो कहने लगा कि जी तय ये हुआ था कि दोनों सेम डे में होगा। कह रहे वो गाड़ी जो है ना उसका थोड़ा सा काम रिपेयरिंग का हो चल रहा है, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। पैसे भी अगले हफ्ते। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही तो दूसरी को भी पूरा। क्या आप दूसरी पार्टी के खिलाफ जो हमें कैश नहीं दे रही, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों करना है? वो आपने गुड जी ने, बल्कि वो पार्टी हमारे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकती है और ड्यू डेट के ऊपर गाड़ी नहीं। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस ये कौन से होते हैं? अगर एग्री हुआ कि एक पर्सन पहले
प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा पर्सन परफॉर्म करेगा, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एंड, है तो सारे म्यूचुअल, दो तरफा है ना सारे, रेसिप्रोकल म्यूचुअल तो हो गए। फर्क किसी का, कंकरेंट है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरी पार्टी पे डिपेंडेंट हो। हमने फर्नीचर वाले से कहा भैया फर्नीचर बनाओगे, उसने कहा लकड़ी तुम लाओगे, फर्नीचर मैं बनाऊंगा। अब ये डिपेंडेंट है, ये किस पे, लकड़ी लाने पे। अगर मिस्टर ए वो वुड ना लेके आए, मिस्टर बी क्या वो प्रॉमिस पूरा करेगा? नहीं करना चाहिए उसको। डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट में जो पहले एग्री हुआ है, जिस पे डिपेंड कर वो प्रॉमिस पहले परफॉर्म हो। अगर पहले वाला प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ, दूसरे वाला भी नहीं कर रहा। मैंने इनके साथ एग्री किया, मैं आपको 10,000 रुपये एडवांस दूंगा, आप मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल कोई गुलदान बना दीजिएगा। अब मैंने इनको 10,000 दिया ही नहीं, क्या ये गुलदान बना के देंगे मुझे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आगे चल, इलीगल प्रॉमिस, ओहो इलीगल प्रोमिसेस, ये तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं। अच्छा, पार्टली का भी पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंट का भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर अल्टरनेट प्रोमिसेस हों, एक लीगल और दूसरा इलीगल, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है या ये और या ये, ठीक है। और इसमें अगर एक पार्ट लीगल और एक इलीगल, लीगल पार्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है, इलीगल नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। इफ अल्टरनेट प्रोमिसेस परफॉर्म लीगल ओनली, ठीक है। और अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट एंड है तो फिर सेपरेबल नहीं है, उस सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी मेन रूल क्या हुआ? मेन रूल हमारा क्या हुआ कि अगर लीगल और इलीगल एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों टर्म्स एग्री हुई हैं, तो बेसिक रूल क्या है हमारा? हमने देखना है लीगल को इलीगल से सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं। अगर सेपरेबल है तो जो सेपरेट लीगल पार्ट है वो इन्फोर्सेबल है, और जो लीगल पार्ट नहीं है। अच्छा, 2-3 एग्जांपल क्विकली से बताते जाएं। ये भाई को मैंने जॉब दी और कहा क्या हो गया, आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा और साथ में आपकी फेवरेट चीज कोई क्या, चरस। एंड लिखा है, दोनों चीजें मिलेंगी, लीगल और इलीगल दोनों सेपरेबल है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। फिर मैंने कहा यहाँ 30,000 ले लीजिएगा या चरस ले लीजिएगा। अब सेपरेबल है, बिल्कुल सेपरेबल है। चर्च के लिए वाइड और पेमेंट 30,000 वैलिड। और अगर ये तो हो गया ना अल्टरनेट प्रोमिसेस। एक आगे एग्जांपल आती थी जब एग्रीमेंट होते थे, एक एग्रीमेंट के अंदर दो एग्रीमेंट तय हो सकते हैं, एक एग्रीमेंट के अंदर दो एग्रीमेंट हो सकते हैं। पहला एग्रीमेंट, अब इसमें देखिए एक एग्जांपल लीगल होगी एक इलीगल। पहला एग्जांपल, घर बेच रहे हैं 10 लाख का, लेकिन अगर इसको गैम्बलिंग के लिए यूज किया तो फिर 5 लाख और अदा करने पड़ेंगे। अब इसमें पहला एक एग्रीमेंट लैदा है, दूसरा लैदा है, लीगल इन्फोर्स किया जाएगा, और सेकंड पार्ट इलीगल। और अगर पहले इलीगल आ जाए बाद में लीगल, तो कोई भी नहीं हो सकता। दो लोगों ने एग्जांपल एग्री किया था कि हम स्मगलिंग करेंगे और आखिरी स्मगलिंग है हमारी, उसके बाद सारी जिंदगी ईमानदारी से तिजारत करेंगे, ठीक है। अब बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है वैलिड। ना ईमानदारी से तिजारत वाला वैलिड है, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की गई वो वाइड थी, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था, बाद में लॉ ने कहा भाई इसका ओरिजिनेशन ही इलीगल है, तो बाद में पार्टनरशिप की प्रोविजन को फर्क। तो ये समझ आया। इफ डिफरेंट, मैंने आपको ये भी बता दिया अल्टरनेट प्रोमिसेस और का केस पहले बताया मैंने आपको, आपने देखा सेपरेबल है कि नहीं। फिर बताया अगर अल्टरनेट प्रोमिसेस है और का केस तो क्या होगा, अगर एंड का केस है तो क्या होगा, और अगर फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल का एग्रीमेंट है, और फिर फर्स्ट इलीगल देन लीगल का है, कोई भी भाई ये क्लियर हो गया। प्रिवेंटिंग पार्टी टू परफॉर्म, प्रिवेंटिंग पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट।
ये हमने कंसेप्ट कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। कहाँ पढ़ा? अकाउंटिंग में? नहीं, ये कंसेप्ट कहाँ पढ़ा? यानी प्रोमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता है लेकिन प्रॉमिसी उसको रोक रहा है। चोरी सिंगिंग वाला केस था? नहीं, ये पढ़ा कब था? ये तकरीबन 4 हफ्ते पहले, चैप्टर 8 में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये टेंडर वाला केस कौन सा था? अटेम्प्ट और बस, हाँ वो बस वाला नहीं था, ये टेंडर वाला एग्जांपल अभी जो पढ़ी, अटेम्प्टेड वो यही नहीं था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि जब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आए और प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट ना करे। ऐसे ना किया, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो उसमें क्या था? कॉन्ट्रैक्ट गुड एंड सर्विस वाला है तो इसमें क्वांटम में रूट ये क्या है? बाज अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ही उसने रोक दिया ना, जैसा अभी हमने पढ़ा था, उस एग्जांपल में उस एग्जांपल में थोड़ा सा फर्क है कि वो उसने पहले दिन ही मना कर दिया था, इसमें उसने 4-5 दिन के बाद जाके मना किया उसको। क्वांटम में रूट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न, यानी जितना हिस्सा, जितना को काम आप कर चुके ना उतने को पैसे अदा करने। तो यहां पे है वही वाइडेबल डैमेजेस, लेकिन अगर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा परफॉर्म कर चुके हैं तो जितने पैसे मिल, वो सिंगर वाली एग्जांपल थी ना, सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ कि वो अब हर वीक 1 दिन सिंगिंग करेगा। वो पहले दिन आया, उसे मैनेजर ने पहले दिन ही कह दिया फारिग हो तुम। ये भी यही केस है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है क्या? ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? डैमेजेस सिंगर क्लेम कर सकता है। और अगर वो उसे 4 वीक्स के बाद कहे अब फारिग हो तुम, अब भी सेम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, लेकिन जो फर्स्ट 4 वीक्स वो परफॉर्म कर चुका है उसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस असूल को कहते हैं क्वांटम में रूट, रूल ऑफ क्वांटम में रूट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, आधा रह गया, अधूरा रह गया, तो जितना को अधूरा रह गया उस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आई, ये कंसेप्ट समझ आ गया, ये भी समझ आ गया मुझे, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मुझे ये नहीं समझ आई कि इस हेडिंग के अंडर के रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसके अंडर ये होना चाहिए, ओके, ये होना, ओके, ये ओके, ये क्यों है? इलीगल प्रोमिसेस के अंडर क्यों डिस्कस हो रहा है? प्रिवेंटिंग पार्टी टू परफॉर्म, ये इसके अंडर, इस हेडिंग के अंडर क्यों डिस्कस हो रहा है? हाँ, रूल्स है। आई कैब ने डिस्कस कर दिए, हमने भी कर दिए। क्योंकि आई कैब जब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो 5 क्वेश्चन के 5 नंबर के साथ पूछेगा। ये ना हमने 3 याद किए हैं और बाकी 2 नंबर स्किप हो जाए, ठीक है? तो हमने आपको पता है कंसेप्ट जो है वो तो आई कैब के ही होंगे, हम उनको अंदर अपने अल्फाज के मुताबिक उनको कोशिश करते हैं इजी हो जाए, वरना हमने कंसेप्ट के साथ छेड़छाड़, ये नहीं 5 है तो चलो 6 कर सकते हैं, 5 के 4 कभी नहीं करेंगे, 5 के 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। हाँ, ये कब, ये किस चैप्टर में पढ़ा था? हाँ, अब आया ना लाइन पे, अभी पढ़ा है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ये था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर। इसमें एग्रीड पार्टी कौन है? प्रॉमिसी। इसमें डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं। अगर टाइम एसेंस है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल प्लस डैमेजेस, अगर नॉट, और अगर टाइम एसेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, डैमेज क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। अच्छा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा
कि इसमें टाइम एसेंस है कि नहीं। या तो उसने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि पार्टीज हैव एग्रीड दैट टाइम इज एसेंस, या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। जैसे बर्थडे का कॉन्ट्रैक्ट, 14 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, ईद का कॉन्ट्रैक्ट, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रही है ना आपको, इसमें टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस। तो एग्जाम में डिसाइड कर लेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट, या तो उसने क्लियरली खुद से बताया होगा या आपको नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्शन कह ले, एप्रोप्रिएशन कह ले, एक ही बात है, कोई इशू नहीं। मतलब क्या है, एक बंदे ने दूसरे को पैसे देने थे, दे दिए, तो जो उनका लेना देना था खत्म, अगर तो सारे के सारे पैसे दे दिए। लेकिन नॉर्मली कमर्शियल ट्रेड में होता क्या है कि पार्टीज जो होती है ना, वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे सेल परचेज कर रही होती है। जैसे कपड़े का दुकानदार मार्केट में बैठा हुआ है, तो उसने अपने सप्लायर से डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वो चीजें उससे खरीदता रहता है, तो अमाउंट अक्यूमुलेट होती रहती है। मंथ एंड पे जब पैसे आते हैं, वो एक ही दफा उसको चेक भेज देता है। वो चेक हो सकता है सारी अमाउंट का हो, सारी अमाउंट का हो तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, सारा डेट एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर ड्यू अमाउंट ज्यादा है और जो पेमेंट भेजी, चेक भेजा, वो कम अमाउंट का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस पेमेंट से कौन को किस किस डेट वाला डेट डिस्चार्ज होगा, कौन कौन सी लाइबिलिटी पे होगी, ये क्वेश्चन है। अब इसके रूल सुन लीजिए। रूल्स क्या है? पहला रूल, एज इंटीमेटेड बाय डेटर। डेटर कौन होता है? जो पैसे दे रहा है कि जो पैसे ले रहा है? जो पैसे दे रहा है। हमारे अकाउंटिंग के टीचर थे ना, मुझे आज तक याद है, उन्होंने उसमें बताया था, हाँ डेटर, हाँ वो उसमें डेबिट कार्ड समझा रहे तो पता नहीं चलता था वो पैसे लेने वाला देने वाला कौन। उन्होंने कहा डी से डेटर, डी से देने वाला। जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो डेटर। तो डेटर कौन है? जो पेमेंट दे रहा है। तो जो पेमेंट भिजवा रहा है उसकी मर्जी। अगर उसने इंटीमेशन दी है, अगर उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई ये 5 लाख का चेक भिजवा रहा हूं, ये 3 तारीख का, 10 तारीख का और 17 तारीख का डेट इसमें से तुमने सेटल करना है, 1 तारीख वाला अभी नहीं करना, 25 वाला अभी नहीं, कहा नहीं। तो ये पेमेंट कौन कौन सा डेट डिस्चार्ज करने के लिए यूज होगी? एज इंटीमेटेड, एज इंस्ट्रक्टेड बाय डेटर। और अगर डेटर इंस्ट्रक्शन नहीं देता तो क्रेडिटर की मर्जी है, वो जिस मर्जी डेट को एडजस्ट करके डेटर को बता दे, भाई आपने ये नहीं बताया, चेक तो भिजवा दिया, ये नहीं बताया था किस डेट की पेमेंट है, मैंने अपनी मर्जी से ये अपॉर्चुनमेंट कर दी है। लेकिन इस अपनी मर्जी चलाने में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इसमें कोई भी डेट आप एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड डेट नहीं। इवन टाइम बार डेट भी एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड डेट नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए डेटर ने इंस्ट्रक्शन नहीं भेजी, क्रेडिटर जो था उसने भी चेक वसूल कर लिया, लेकिन उसने भी एलोकेशन एप्रोप्रिएशन नहीं की और नहीं बताया उसने डेटर को कुछ कि किस डेट की एलोकेशन की है। अब क्या रूल होगा? अब एलोकेशन होगी सीक्वेंस, वो क्या आप कहते थे आप, 5 बेसिस, 5 बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टाइम बार डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, गारंटी डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो गारंटीड नहीं है उसको कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड को कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी केस में प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों ड्यू हैं तो पहले मार्कअप एडजस्ट होगा, बाद में प्रिंसिपल। भाई ये क्लियर हुआ एप्रोप्रिएशन? ये आपको वो केस स्टडी आया, बड़ी अच्छी केस स्टडी थी जिसमें उसने चेक भेजा था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। हमने कहा अब ये तो क्रेडिटर की मर्जी है, और फिर उसने चेक बेचा, पीछे लिख दिया 70 + 10 = 80 इम्प्लाई। तो इसमें बताइए इंस्ट्रक्शन थी कि नहीं थी? ये इंस्ट्रक्शन याद है केस स्टडी? ये हो गया हमारा चैप्टर 7, 6। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, सीट के साथ टेक लगाएं, आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस, अपनी जेबों में हाथ डाल लें भाई,
आंखें बंद करने की सूरत में रिस्क है, जेबों में हाथ डाल के आंखें पैसे नहीं है कोई बात नहीं। स्टार्ट करें जी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में से कल कर लेंगे, इजाजत है आपकी? चले कोई बात नहीं, वो कल कर ले, वो मेहनत कर। चले फिर अब कल कर लेते हैं, ठीक है।